नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा। न्यूज नशा हरियाणा में आज चर्चा करेंगे प्रदेश की राजनीति को लेकर। प्रदेश के अंदर चुनाव है, उसके लेकर लगातार पार्टियों की मीटिंग है वो चल रही है। बीजेपी पार्टी की जो लिस्ट है वो कभी भी आज जारी हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा भी लगातार जो मीटिंग है उनका दौर जारी है और लगभग 3 बार ये 3 दौर की मीटिंग हो चुकी है, जिनमें से जो 90 विधानसभा सीटें हैं उन पर चर्चा हुई है। 30 जो विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर लगभग जो नाम है वो फाइनल कर लिए गए हैं और जो 60 सीटें हैं उन पर पैनल तैयार कर लिया गया है। शनिवार को जो केंद्रीय जो समिति है उसकी बैठक होगी और उसके बाद में सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर 5 सूत्रीय एक फार्मूला तैयार किया है और इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय नरवा डॉक्टर अनुज नरवाल जी हमारे साथ में है, जो लगातार पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में है और हरियाणा की राजनीति को बेखूबी समझते हैं। डॉक्टर अनुज नरवाल जी, आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और अभी जो प्रदेश में जो चुनावी माहौल है, कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार जो मीटिंगों का जो दौर है वो चला हुआ है, क्या लगता है किस तरह से जो टिकटें हैं उसको चयन किया जा रहा है? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर जो विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनमें एक दो का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन लगभग के नाम तय हैं। मैंने कई लोगों से बात की, जो सूत्र हैं हमारे, तो उनके लगभग यूं का यूं ही रहने वाला है। और दूसरे जो नए लोग हैं बचे, लगभग 60 के आसपास जो आप सीट कह रहे हैं, उस पे चयन करना है। और तैयार जो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में भीड़ बढ़ गई है, हुड्डा साहब की कोठी के ऊपर आप देखेंगे, और दूसरे नेताओं के पास भी जो उम्मीदवार हैं टिकटों की उम्मीद में जा रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि जो टिकटों के जो दावेदार हैं उनकी भीड़ लगातार हुड्डा जी कोठी पर बढ़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से लगातार ये बयान आ रहे थे कि भाई शैलजा भी मुख्यमंत्री की दौड़ में है, लेकिन जिस तरह से जो प्रभारी प्रदेश के प्रभारी उन्होंने पहले एक बयान दिया कि जो सांसद है उन्हें चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, परंतु उसके बाद में एक बयान आता है कि जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा वो भी सीएम की कुर्सी का दावेदार हो सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजर से देखते हैं? प्रदीप जी, यहाँ दिक्कत ये है कि जैसे यहाँ पर जैसे रिपोर्ट्स में, आपने मीडिया रिपोर्ट में होता है कि खेमेबाजी है कांग्रेस में, और ये शुरुआत से ही रहती है। हर पार्टी में किसी की दिखाई देती है, किसी की नहीं। हालांकि बीजेपी में भी रही है, लेकिन वहां पर सामने नहीं आती, कांग्रेस की सामने दिख जाती है। और यहाँ पर सिर्फ उनको मनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दबाव था कि वो चाहती थी कि यहाँ पे चुनाव लड़वाया जाए उनको। लेकिन अगर सभी सांसदों को, यानी कि 5 सांसद हैं यहाँ पर कांग्रेस के, तो वो सब के सब अड़ेंगे तो 5 सीटें तो वो चली जाएंगी, दिक्कतें आ जाएंगी आगे। इसलिए वो नहीं चाहते कि इन चीजों को छेड़ा जाए। और उसके बाद उनको सिर्फ मनाने के लिए ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पहले तो नंबर लेके आने पड़ेंगे। नंबर लेने के लिए तो यहाँ पर जो विधानसभा है वहां पर जो कैंडिडेट हैं वो लेके आए, और उसके ऊपर फिर आखिर में कांग्रेस का तो सिस्टम ही ऐसा है कि वहां पर कहेंगे कि आला कमान को तय करना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन होगा। और मुख्यमंत्री के लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि आप उदाहरण देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो सांसद थे, और उसके बाद उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव फाइट करना पड़ा। तो इसी तरीके से नायब सैनी साहब भी एक उदाहरण है। यहाँ पर वो भी लोकसभा सांसद थे कुरुक्षेत्र से, तो उनको बना दिया गया, उसके बाद वो चुनाव फाइट किया उन्होंने। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में चलता रहता है। और ये भी हो सकता है आगे समीकरण तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। नंबर तय करते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस उस नंबर तक पहुंच पाएगी। पहली जो सीढ़ी है वो नंबर की है कि वहां पर हमें 46 कम से कम चाहिए। तो 46 का आंकड़ा और प्लस कितना वो लेके जाते हैं, वो एक बड़ी बात है। जी जी, जिस तरह से आपने बात की सांसदों की, तो जो लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो टिकटों का वितरण किया था पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, उसमें बड़े ही फार्मूले का प्रयोग किया गया और उसी का नतीजा ये माना जा रहा है कि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल की कर पाई है। जो कैंडिडेट थे काफी मजबूत रहे और उसमें जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की नीति का प्रयोग किया था, तो क्या लगता है कि जब 90 जो उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो फार्मूला लोकसभा में अपनाया तो उसी को यहाँ पर आजमाएगी? प्रदीप जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे लोकसभा का थोड़ा सा एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन विधानसभा में हम देखें अमूमन ये होता है
हरियाणा की राजनीति में पॉकेट वाइज बटी हुई है राजनीति। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पुराना रोहतक जिसे कहते हैं, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलती है। अब जींद एरिया भी लगा, और एक जमाना था कि यहाँ पर बंसीलाल परिवार की चलती थी। जब तक किरण चौधरी यहाँ पे थी तो उनकी एक पॉकेट थी। एक पॉकेट ये थी कि भजनलाल परिवार की रही हिसार। अब हिसार में वहां पर जो पार्टी बदल गए तो वो खाली जगह हो गई। अब शैलजा वहां पर आई है, शैलजा का एक अपनी एक पॉकेट है, वो अंबाला, हिसार इस तरीके से वो काम करती हैं। सुरजेवाला है, तो अलग अलग पॉकेट्स हैं वहां पर। टिकटें ये नहीं है कि एक ही आदमी जाता है, लेकिन अब की बात जो जिस तरीके से दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट जो टिकटें हैं बांटने का, कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। और ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 30 सीटें ऐसी टिकटें हो सकती हैं कि जो बंटवारा, चाहे वो कुमारी शैलजा हो और रणदीप सिंह सुरजेवाला हो और एक दो और नेता हो, उनके हिस्से में आ जाए। बाकी 60 के प्लस के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो जिनको वो चाहेंगे वो उनको चुनाव लड़वाएंगे। जी जी। जिस तरह से एक बात और सामने आ रही कि कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग थी उसमें एक इस बात को लेकर भी चर्चा हुई, जो लगातार 2 बार या 2 बार से अधिक जो चुनाव हार चुके हैं जो नेता, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ये भी एक बात वहां पर आई कि जो पार्टी को छोड़कर गए थे और 1 साल पहले जिन्होंने दोबारा पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे लोगों को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं भी आ रही हैं सामने। जी अनुज जी। प्रदीप जी, मैं समझ गया आपका, लेकिन पूरा नहीं समझ पाया। लेकिन जो आपने 2-3 फार्मूले की बात कही। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक चर्चा हुई है कि जो नेता है लगातार 2 चुनाव हार चुके, या जो 1 साल पहले पार्टी में दोबारा शामिल हुए पार्टी को छोड़कर, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। अभी देखिए, सबका ये तो अधिकार है। इन्होंने पहले कहा था कि आवेदन मांगी कांग्रेस ने, 10-10 हजार रुपए उनके भरवाए भी होंगे। उन लोगों की एक फहरिस्त लंबी है, किसी में 31 है, कहीं 30 है, कहीं 25 है, कहीं और ज्यादा हो सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर विधानसभा वाइज इस तरीके से इन्होंने आवेदन मांगे थे और वो गए हैं। तो देखो, गंभीर जो होते हैं वहां पर जो कैंडिडेट, आप जिसे सीरियस कैंडिडेट कहते हैं, वो 2 या 3 होते हैं। तो सिटिंग एमएलए की तो जहां तक हमने बात की कि सिटिंग एमएलए के ऊपर कम कटौती होगी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर की यहाँ पर वो टिकट मिल ही जाएगी। बाकी 60 का झगड़ा है, उसमें आप जिस तरह से आपने बताया कि जो 2 बार हार चुके हैं या जो पार्टी छोड़ के चले गए थे बाद में आए हैं, तो उनको मुझे थोड़ा सा इसमें अचरज ये है कि उनको क्या कह के लाया गया होगा, क्या कमिटमेंट की होगी। उनको चुनाव लड़वाने की बात है तो फिर वो बगावत हो सकती है, लेकिन अगर उनको ही पहले ही ये साफ स्पष्ट संदेश दिया होगा कि आपको कहीं ना कहीं और एडजस्ट कर देंगे, तो वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अगर ये फार्मूला है, सही है, जो नए लोग हैं जो काफी जो उनको मौका मिलना चाहिए। और देखते हैं कि अब क्योंकि सारा मसला क्या है, कुछ वक्त पहले बात हो रही थी कि सर्वे के आधार पे होंगी। अगर सर्वे के आधार पे होंगी तो बहुत सारी मैं उदाहरण दे सकता हूँ। रोहतक, सोनीपत में कई सीटें हैं जहां पर विरोध है जो सिटिंग एमएलए का है, लेकिन उनको मिलेगी क्योंकि वो काफी वक्त से वहां पर एमएलए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के आदमी हैं। तो इसलिए सर्वे वर्वे मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है। इसमें टिकट उनको मिलेगी जिनको ये नेता चाहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे, और उनकी इच्छा से उसके ऊपर निर्भर है। या एक जो पॉकेट आप शैलजा कुमारी का है और रणदीप सिंह सुरजेवाला वाले की जो कोटे की सीटें हैं, तो वो उनके आधार पर टिकटें मिलने वाली हैं। और ये तो कहने की बात है कि आप सर्वे करवाएंगे, फला आदमी है कि नहीं है, तो ये चीजें मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर संदेह है। हाँ, ये जरूर है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उसमें ज्यादातर को टिकट मिलने वाली है। एक दो सीटें ऐसी हो सकती हैं जिनके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है। जी अनुजित, जिस तरह से विनेश फोगाट का जब हरियाणा के अंदर एंट्री की और वो जब यहाँ पर आए तो उनका एक बड़ा रोड शो निकला जिसमें दीपेंद्र हुड्डा खुद शामिल रहे। उसके बाद एक चर्चा ने जन्म लिया कि विनेश फोगाट कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकती हैं, और ये चर्चा लगाई गई कि दादरी जो उनका
होम डिस्ट्रिक्ट है वहां से, या बारहड़ा से, या जुलाना का भी नाम आया, उसके बाद में जींद का भी। तो ये कहा गया कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ सकती है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो पहलवानों का जो मुद्दा था उसे यहाँ पर बुलाना चाहेगी? देखिए प्रदीप, राजनीति में इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। पहले भी बबीता की बहन भी राजनीति में आई थी, पिछली दफा आपने भी देखा वहां पर, और दादरी से ही चुनाव लड़ा था उन्होंने। तो हशर क्या हुआ सबके सामने है। लेकिन एक खिलाड़ी एक अलग विषय होता है, मुझे लगता है कि, और सही बात है कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया और वो उस मुकाम तक वो पहुंची। लेकिन एक अलग बात है कि टेक्निकली वो बाहर हो गई, और इसके ऊपर राजनीति हुई, जमकर राजनीति हुई। और उसके बाद जो, क्योंकि लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव नहीं होता तो शायद ये बड़ा इतना मुद्दा भी नहीं होता। अब बात ये हो रही है कि उनको चुनाव लड़वाया जाए। 3 विधानसभाओं का आपने जिक्र किया, जुलाना है, दादरी है और अपना बांदा है। तो यहाँ पर जो दादरी से सुनने में आ रहा है कि उनको गंभीरता से लिया जा रहा है और वो चुनाव वहां से लड़ सकती हैं, इस तरह की सूचनाएं हम तक हैं। और देखते हैं अब जो बीजेपी का कैंडिडेट भी कहीं उनकी बहन आमने सामने हो गए तो और दिलचस्प होगी वो सीट। अनुज जी, जिस तरह से पिछले दिनों एक किसान आंदोलन हुआ और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी उसे भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। अब ये भी एक चर्चा है कि जो किसान आंदोलन है उसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। देखिए कई चीजें हैं, 10 साल बहुत होता है किसी भी सरकार के लिए कंटिन्यूस काम करना, और उसके बाद उसका कहीं ना कहीं विरोध होते हैं बहुत सारी। एक किसान की बात नहीं है, किसान तो एक बड़ा चलो आंदोलन रहा, और उसके बाद हुआ खिलाड़ियों का मामला बुनाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा है। हरियाणा में आप देखें कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारी है उनका एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा रहा है, और इसको लेकर वो लोग भी गंभीर हैं जिनके ऊपर जो ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू दोबारा से हो। और इसके अलावा जो यहाँ पर अग्निवीर का बड़ा मुद्दा है, आपके जो क्षेत्र में है बहुत सारे आर्मी पर्सन रहे हैं और वो नहीं चाहते कि और आपने देखा होगा कि जिस तरह से रिजल्ट दिखे हमारे, मैं तो कोसली में गया था और कोसली में जिस जगह पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार 75,000 की लीड से हारे थे, वहां पर 75,000 की लीड प्लस 2 वोटों से वो जीत के आए हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हावी हैं, और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, और नौकरियों में भी आप देखेंगे, हाँ ये मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी चीजें कोशिश की है सरकार ने भी कि ठीक तरीके से जॉब मिले, लेकिन उतने मौके जितने मिलने चाहिए थे वो मौके नहीं दे पाई, उसको मानना चाहिए। और इसका कहीं ना कहीं विरोध है, और इन चुनाव में उनका मुद्दा बनेगा, और उसका फायदा कहीं ना कहीं बड़े जो एक बड़ा पॉकेट है जो कहें, तो वो कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है, वो कांग्रेस को मिलने वाला है। और बाकी जो दूसरी तीसरी पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ जाएगा वोटर। डिसाइड कर चुका है, क्योंकि मैं रोहतक, सोनीपत, झज्जर कई इलाकों में मैं घूमा हूँ 1-1.5 महीने से। तो मूड ये है कि या तो कांग्रेस में जाएंगे, या फिर ये जो वोटर है अब की बार या तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा या फिर उनको जिताने के वोट करेगा। तो इसमें सीधी सी बात है, हमारे क्षेत्र में तो खास तौर पर पुराने रोहतक में जेजेपी, इनेलो तमाम पार्टियों का इतना है नहीं, यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ज्यादा दिख रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव थे इसके अंदर एक बात सामने आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो दक्षिणी हरियाणा है और जीटी बेल्ट है, यहाँ पर उनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है कि जहां पर जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल सके? प्रदीप जी, इस पे मैं सिर्फ इतना है कि अभी तो किसी की टिकट जारी नहीं की है, ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने। अब सारा डिपेंड है कि आरती राव को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, वो एक आधारभूत चीज है। वहां पर अगर टिकट मिलती है बीजेपी से, तो वो जो कहते हैं कि परिवारवाद वाला है, वो उसके साथ वो जाएगी नहीं जाएगी, जिसके विरोध कर करके उन्होंने राजनीति की है। तो अब टिकटों के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। अगर आरती राव को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो कहीं ना कहीं बगावत, मैं कह रहा हूँ कि दक्षिण हरियाणा से ही शुरू हो जाएगी वहां पे, और सारी चीजें धीरे 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 आप देखेंगे। बहुत सारी जगह हैं जहां पर चाह रहे हैं कि उनके बेटे, उनके रिश्तेदार कोई ना कोई चुनाव लड़े,
आप नवीन जिंदल की बात कर लें, लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन उनकी माताश्री हिसार से बात सुनने में आ रही है कि उनकी जो सावित्री जिंदल हैं, उनको भी टिकट बीजेपी देने जा रही है। एक परिवारवाद का ये भी उदाहरण है। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर मोहर कितनी लगेगी। टिकटों के ऊपर ज्यादा है प्रदीप भाई, कि हम थोड़ा-सा इंतजार करें कि उसके बाद थोड़ा-सा आंकलन ये हो सकता है कि वहाँ पर फिर उसके हिसाब से कांग्रेस की रणनीति बदलेगी और बीजेपी की क्या रणनीति, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है। और उसके बाद जो कांग्रेस है, उसी हिसाब से वो अपने दांव खेलेगी। जी, जी, बिल्कुल। जिस तरह से आज की जो चर्चा है उसमें हमारे साथ में डॉक्टर अनुज नरवाल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़े और उन्होंने पूरे प्रदेश की चर्चा की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है वो अब जो लिस्ट जारी होगी में किस तरह के फार्मूले हैं वो अपना सकती है। तो आज की चर्चा में इतना ही और हमारे साथ जुड़े अनुज जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे फिर थैंक यू। दोबारा से हम चर्चा में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।